नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों की मांग को लेकर कल सोमवार को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 5 घंटे हुई बैठक भी बेनतीजन रही, जिसके बाद आज 13 फरवरी मंगलवार को किसान अपने दिल्ली कूच आह्वान के तहत दिल्ली की ओर रवाना होने के लिए तैयार हैं। बता दें कि किसानों की मांग है कि सरकार उनकी फसल की एमएसपी की गारंटी दे। इसके अलावा 2 साल पहले हुए किसान आंदोलन में जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे हुए थे उन्हें वापस लिया जाए और उस प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजन को नौकरी और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनकी फसल की कीमत दी जाए। किसानों के दिल्ली कूच आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की राजधानी में पूरे 1 महीने तक इसके तहत लगने वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनैतिक किसान मजदूर मोर्चा और कुछ और किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया है। वो अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन से तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने और हिंसा फैलने की आशंका है, लिहाजा खुफिया अलर्ट को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है। इसे देखते हुए नई दिल्ली में ट्रैक्टरों के चलने पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सार्वजनिक बैठकों पर 1 महीने का प्रतिबंध लगाने के साथ ही दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा में अधिकारियों ने अंबाला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा समेत कई स्थानों पर पंजाब के साथ राज्य के बहुत से बॉर्डर्स को मजबूत कर दिया है। सड़कों पर बैरिकेडिंग करने के अलावा प्रदर्शनकारियों को राज्य में घुसने से रोकने के लिए कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच आह्वान के बीच एक किसान नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहें तो दिल जीत सकते हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंढेर ने किसानों की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी कोशिश करें, जैसे 75 सालों से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून नहीं दिया गया, उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करें। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है C2 प्लस 50%, उसके हिसाब से हमें फसलों के दाम मिलें। C2 प्लस 50% का मतलब है जितना हमारा लागत खर्चा है उस पर 50% मुनाफा दें। गन्ने की फसल 1 साल की है तो उसका 100% बनता है। किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने का सवाल है, केस वापस लेने का सवाल है, बिजली संशोधन बिल का सवाल है, लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। उन्होंने बताया कि इसमें मजदूरों के सवाल भी उठाए गए हैं। उन्हें मनरेगा में 200 दिन काम देने और दिहाड़ी 700 रुपए करने की मांग है। पंढेर ने आगे कहा कि देखिए, अभी 1 महीना लोकसभा चुनाव में रह गया है। मोदी जी चाहे तो किसान मजदूर का दिल जीत सकते हैं। अगर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला जाए तो लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की संदेशखली में हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य प्रशासन पर महिलाओं के साथ अन्याय में अपराधियों की मदद का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जा रहे बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को बंगाल पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देकर उन्हें रोका था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे केवल थाने में अधिकारियों से बात करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि मेरे जाने से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि यह बेतुकी बात है। कानून व्यवस्था की समस्या का हवाला देकर मुझे 65 किलोमीटर दूर कैसे रोका जा सकता है, वह भी उस जगह जहां पर धारा 144 लागू नहीं है। बता दें कि संदेशखली में पिछले 6 दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके आपराधिक गिरोह ने सालों तक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है और पुलिस ने इसमें उन लोगों की मदद की।
ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि वह जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का आरोप है कि पूर्व सीएम सोरेन ने कथित तौर पर जो जमीन अधिग्रहण की है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही, जिसके चलते ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से सोरेन की 4 दिन की रिमांड और मांगी। वहीं ईडी की मांग पर अदालत ने सोरेन की रिमांड को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राज्य असम में भी समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल सोमवार को कहा कि असम कैबिनेट ने शनिवार 10 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुविवाह विधेयक दोनों पर चर्चा की थी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार पहले बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने पर ही काम कर रही थी, लेकिन उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित कर दिया है। इसके बाद अब हम दोनों मुद्दों पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि एक ठोस कानून तैयार किया जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कल सोमवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया मजबूत है और इसके सभी सहयोगी जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़ने से मोर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है। गठबंधन में 28 दल थे, अब 2 दल कम हो गए, लेकिन गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने के बाद जयराम रमेश ने बिना किसी का नाम लिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनकी योग्यता से भी ऊपर दिया है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि उनके जाने से दरवाजे खुल जाते हैं और लाखों युवा जिनको इन वरिष्ठ नेताओं, जाने माने नेताओं के कारण मौका नहीं मिल पाता, उनको नए मौके मिल जाते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि उदासी है, पर मैं नहीं समझता कि इससे हमारी पार्टी पर असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये साफ हो गया है कि हमारे देश में एक विशेष वॉशिंग मशीन चलती है और वह बहुत प्रभावशाली है। विचारधारा, निष्ठा, ईमानदारी से भी ऊपर इस वॉशिंग मशीन का प्रभाव होता है। बता दें कि चव्हाण के इस्तीफे के बाद इस बात की अटकलें जोर पर हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चव्हाण ने कहा है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। राज्यसभा की सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कवायद शुरू कर दी है। जहां बीजेपी पहले ही 7 राज्यों से अपने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब उसने राजस्थान से भी अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने रविवार को जारी लिस्ट में बिहार से डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष पराला, कर्नाटक से नारायण कृष्णासा भांडगे, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य, यूपी से आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन को प्रत्याशी घोषित किया है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि पार्टी के कुछ विधायक और पदाधिकारियों में नाराजगी है। हालांकि जयंत चौधरी ने कल सोमवार को खुद सफाई देते हुए कहा कि इस फैसले से कोई भी विधायक नाराज नहीं है। इसके लिए सभी विधायकों से सलाह ली गई थी और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करके फैसला लिया। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही कोई योजना नहीं थी कि कोई सोचकर इस तरह से किया गया, बल्कि बहुत कम समय में परिस्थितियों के कारण यह फैसला लेना पड़ा। अपने लोगों और देश के लोगों के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए भी यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, वह मेरे परिवार और दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के किसान और नौजवान का सम्मान है। इजराइल और हमास में बीते 4 महीनों से अधिक समय से युद्ध जारी है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि युद्ध में जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बीच उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए रविवार को इजरायली रक्षा बल को रफा पर हमले का आदेश दिया। इस हमले में रविवार से सोमवार शाम तक रफा में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमले के बाद मिस्र ने इजराइल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल देने की धमकी दी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। WHO ने कहा है कि गजा के लाखों लोगों के लिए रफा आखिरी ठिकाना है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने सोमवार को
इजरायली पीएम से युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा कि रफा पर इजरायली हमलों के बाद गजा के लोगों के पास अब सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। डिजिटल पेमेंट करने वाले अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी भारत के पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि यूपीआई सर्विस दोनों देशों में 12 फरवरी से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ मिलकर एक वर्चुअल सेरेमनी में इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ऐतिहासिक रिश्ता कायम करना करार देते हुए उम्मीद जताई कि नई फिनटेक सेवाओं से इन दोनों देशों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि इसके साथ ही मॉरिशस में रुपे कार्ड सर्विस भी शुरू कर दी गई। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 13 फरवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 50 अंक ऊपर 21,630 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 200 अंक की मजबूती के साथ खुला है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।